ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं जनाब बाखबर सवेरा के साथ। और अगर आपकी यादाश्त खो गई हो इस पिछले 3-4 मिनट में तो आपको याद दिलाते चले, मैं हूं शफात अली और मेरे साथ मौजूद है मदीहा नकवी। जी जनाब, हमारी यादाश्त जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हम इस वक्त तक बिल्कुल सेट चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह करे आगे भी सेट चलते रहे, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे ज़ाहिर अगर हम स्क्रीन पे नहीं होंगे। खैर जनाब, ज़रा हमने कोरोना के मुतालिक तो खबरें कर ली, बात भी कर ली, लेकिन ज़रा इस घंटे में हम जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। और कल एक आम डेवलपमेंट हुई, जैसे ही हमारा शो ख़त्म हुआ एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई जनाब। फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान को, उस पर भी बात करेंगे और भी काफ़ी कुछ है जिस पर हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजीर आज़म इमरान खान से नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ के बारे में कहा गया जिंदगी को खतरा है, लंदन की तस्वीर देखकर मामला कुछ और लग रहा है। जी जनाब, तो सबसे पहले बात करते हैं उस इशू की जो कल हेडलाइंस में छाया रहा, और वो है वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का वजीर आज़म इमरान खान को ख़त, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में की जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स पे सवाल उठा दिया। साथ में उन्होंने भी कहा कि किसने मदद की उनको मुल्क से बाहर निकलवाने में, इस हवाले से भी जो फैक्ट्स हैं वो सामने आना चाहिए। ये बात वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम जो ख़त लिखा था उसमें कही। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले मेडिकल टेस्ट और उनकी रिपोर्ट्स की तहकीकात का भी मुतालबा किया। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की लंदन में हालिया जारी होने वाली तस्वीर से ये लगता है कि वो अच्छी हालत में है। नवाज शरीफ बरतानिया में होने वाले मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भी अब हुकूमत के सामने शेयर नहीं कर रहे और तासुर ये पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में रिलीफ के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। लगता है हकायक को मस्ख करके उनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तहकीकात में सामने आना चाहिए कि किस किस ने नवाज शरीफ को फरार कराने में मदद दी। गुज़िश्ता रोज़ एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वफाकी वजीर फैसल वाडा और नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक में हल्की फुल्की झड़प भी हुई, और लॉकडाउन और नवाज शरीफ की सेहत पर होने वाली बहस में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हुकूमत ही तमाम मामलात की जिम्मेदार है, जबकि फैसल वाडा बोले कि नवाज शरीफ मुल्क खा कर भाग गए हैं, लंदन में कॉफ़ी पी रहे हैं। इन दोनों की क्या झड़प हुई काशिफ अब्बासी साहब के शो में, आपको सुनवाते हैं। लीडर बजाय आज मरहम रखे वो मुल्क से भागा हुआ है, उसका जवाब देना कौम को अगर आपको इतनी तकलीफ है कौम की। नवाज शरीफ जहाँ अपनी जिंदगी की भीख मांग के भागे थे, वो वहाँ की कॉफी की चुस्कियां ना ले, वो चुस्कियों के बजाय यहाँ के लोगों की सिस्कियों के साथ खड़े हो, तब हम बात मानेंगे। जवाब कैसे देंगे, ये फेस कैसे कर रहे हैं? मुल्क खा के भीख मांग के भागे मुल्क से, कॉफी की चुस्की ले रहे, टोपी पहनकर, मुल्क को टोपी बनाकर आज हमें भाषण दे रहे, आज हमें तकरीर करके बता रहे कि हमें कितना दर्द है मुल्क के साथ, हम कोरोना में क्या करें? शर्म करें लोगों को। आपको इससे क्या गर्ज है यार, मरने थे लोगों को। आपके तो वजीर आजम ने कह दिया आके आज बुलाए ना फिर आप अपने भगोड़े लीडर को। आपने तो कहा है आज कि मैंने पहले ही कहा था मरेंगे, तो मर रहे हैं तो रोते क्यों हो? मैंने कहा नहीं था कि मरेंगे। हुकूमत की किस चीज की, एक चीज की जिम्मेदारी बताएं। हर चीज का जवाब अगर ये है कि उस दिन की गाड़ी के एक्सीडेंट का जवाब दें, तो आज का जो बच्चा मर रहा है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? एक एसओपी लगाने के लिए हुकूमत आई थी। नहीं सर, आपके लीडर को भगाने के लिए आई थी, उनको बुला ले। ये भी आपने हम उनके अंदर बात करेंगे। काबीना में बैठ के खुद फैसले किया। आपको इतना दर्द है तो बुलाए ना सर वो चाय पीने वाले आदमी को। मलिक और फैसल वाडा साहब की जो आपस में नोक झोंक हुई ये तो आपने सुनी है, लेकिन हम इससे पहले बात करें तो नोक झोंक बड़ा वैसे बड़ा सॉफ्ट लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, कुछ जरा तलखी हो गई, लेकिन मामूली नौयत की थी। इससे मैंने बात करे थे उस खत की जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने वजीर आज़म इमरान खान को लिखा है, तो इससे मजीद बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ खुद फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, हमें वक्त देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बताएं, ये खत लिखने की ज़रूरत तस्वीर देखने के बाद पड़ी या इससे पहले भी आप प्लान कर रहे थे कि आपने खत लिखना है?
ठीक है, अगर आप फॉलो कर रही होती तो आप ये सवाल ना पूछती, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही मौकफ जो था वो यही था कि इस तरह से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन असल में खत बाद में है ना, इसलिए हमें लगा कि बिल्कुल आप बात कर रहे थे, आपने हमारे शो में बार-बार इस बात का जिक्र किया। हाँ जी, तो इवेंट्स होते हैं, फिर इवेंट्स के मुताबिक आप जो है वो एक आपकी पोजीशन होती है जो आप लेते हैं। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि आप कोई जाली टेस्ट बना लें। इससे पहले आपको याद होगा जरदारी साहब ने तो ये अपने टेस्ट दे दिए थे कि उनके दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, और जब वो वापस आए और फिर वो सारा उनको वापस लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद किया। और जो लोग भी पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से यहाँ पे ये रिपोर्ट्स और ये सब कुछ मैनूवर होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये देखें, एक इशू ये है कि डॉक्टर्स ने क्या फैसला किया। आप डॉक्टर्स हैं, आपके सामने मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि जी देखिए ये इसकी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, शुगर बहुत लो है, जो LFTs हैं या ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? यही कंक्लूड करेंगे कि इनकी हालत बड़ी ख़राब है। अब सवाल तो ये है कि वो जो रिपोर्ट जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई, और फिर अगर वो ये रिपोर्ट सही थी तो फिर बरतानिया की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस रिपोर्ट की तस्दीक क्यों नहीं कर रही? अब या बरतानवी रिपोर्ट्स गलत है या पाकिस्तानी रिपोर्ट्स गलत है, ये तो नहीं हो सकता। ये बड़ा पॉइंट है फवाद साहब, बड़ा पॉइंट है। लेकिन मामला ये है कि ये सारा मामला हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल में जो पंजाब हुकूमत के मातहत है और वजारत सेहत चला रही है उसको, और एक प्राइवेट लैब ने भी टेस्ट किए थे, उन्होंने भी कोई इसी किस्म की रिपोर्ट दी थी। आपका कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा लगता है, कोई आप उनके साथ कोई मोहब्बत है आपकी? क्योंकि आपने जनवरी में भी एक खत लिखा था और आपने कहा था जी पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 140A के तहत कोई फंड सही तरह से डिस्पर्स नहीं किए। तो कोई ऐसा कोई इशारा तो नहीं है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक बोर्ड बना था जिसमें डॉक्टर शामिल थे, उसमें तमाम लोगों के जो शोबों के डॉक्टर शामिल थे, उसमें पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी शामिल थे। लेकिन मैंने जैसा से ये कहा कि अगर रिपोर्ट्स ही गलत हैं तो डॉक्टर्स ने क्या डिसीजन लेना है? सर, रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के अस्पताल में बनी थी, तो अगर सरकारी रिपोर्ट्स गलत है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी लेवल पे पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है। 30 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब पे हुकूमत की है। आपका क्या ख्याल है पंजाब में नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग जो है वो कोई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वाकफ ही नहीं होगा? यहाँ पर तो आधी जो सारी पुलिस है वो उनकी भर्ती कराई हुई है, सारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी भर्ती कराई हुई है। पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। ये बात क्या है? नहीं, कोई भी हो, ये मोनार्की नहीं है। आप देखिए कि अपना जो भी यहाँ पर हम जब डेमोक्रेसी में होते हैं या जो सिस्टम में आते हैं, इसीलिए जब ये जो थे अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो फादर जब बना रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि 8 साल की टेन्योर रखें। जब 8 साल की टेन्योर के बाद लोग आ जाते हैं तो आप डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ चले जाते हैं, और पाकिस्तान में यही हुआ है। पाकिस्तान में अभी आप देखिए ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो क्या कर रही हैं? वो अपनी लीडरशिप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही हैं। ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो मोनार्की है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे आपने जमहूरियत को क्या तस्वुर ही नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप फिर इस तरह के आप हैरत ज़दा जिस तरह आप हैरत का इजहार कर रहे हैं वो फिर नाइविटी है। अच्छा चौधरी साहब, जो पंजाब की वजीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी हर रोज आके जो मीडिया से बात कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने खुद भी हालत देखी थी, तो वो उस हवाले से बता रही होती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या समझे, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रही है पंजाब के महकमा सेहत को। मेरे ख्याल में उनको मिसलीड किया गया, और मेरे ख्याल में जो अब तमाम अब तो देखिए ना, अब तो एविडेंस है ना। अब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो लंदन में जो उनकी रिपोर्ट्स हैं या जिस तरीके से वो फिर रहे हैं या जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको मिसलीड किया गया। फ्रॉड यही होता है ना, फ्रॉड ये होता है कि आपको पता ना चले और आपके जो आपका जो भरोसा है उसके खिलाफ जो है वो एक बात हो। तो आप जब आप रिपोर्ट जब सही नहीं होंगी, जब आप इमारत की ईंट गलत रखी जाएगी, सारी इमारत उसके ऊपर गलत बनेगी। अब ये जो रिपोर्ट्स मनूवर की गई जिस तरीके से, उसके ऊपर मैंने तो बड़ा आपके सामने सिंपल सवाल रखा है। हो सकता है ये रिपोर्ट सही हो सकता है बता दें कि रिपोर्ट गलत हो, लेकिन अमूमी तो फवाद साहब एक काम हुआ होगा ना, मतलब आप खुद भी माशाल्लाह मिनिस्ट्री हेड कर रहे हैं और बड़ी अच्छी चला रहे हैं, तो आपको तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि मिनिस्ट्री में कौन से टेयर में गड़बड़ हो सकती है। तो आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि अगर रिपोर्ट्स में गड़बड़ हुई है तो ये किसी इस लेवल के बंदे का काम हो सकता है, किसी डॉक्टर का, किसी
डिप्टी सेक्रेटरी का, किसी सेक्रेटरी का, कोई भी हो सकता है। तो आपकी क्या अंदाजा है कि किसने की होगी रिपोर्ट्स में गड़बड़? आमतौर पर गड़बड़ लोअर टियर पे होती है, बट मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं कर सकता फ्रेंकली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए जो इस चीज को एसरटेन करे कि सैंपल्स कैसे लिए गए, ट्रांसफर कैसे हुए। ये भी तो हो सकता है ना कि सैंपल्स लेबोरेटरी में जाने से पहले बदल दिए गए हों। सैंपल अब कलेक्शन डॉक्टर कभी अदनान यहाँ पे आए हुए हैं, वापस आ गए हैं, ही शुड बी एक्चुअली उनको लेकिन बुलाना बड़े चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी फवाद चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। हैज रेज्ड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, और वो ये था कि जब वो पाकिस्तान में थे तो रोज उनके हवाले से रिपोर्ट्स आती थी कि आज उनके प्लेटलेट्स गिर रही हैं, आज ये चीज़ हो रही है, आज ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब वो चले गए, लंदन चले गए, तो उसके बाद से वहाँ से ऐसी कोई रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं रखी गई कि भाई अब एग्जैक्टली उनकी हालत कैसी है, क्योंकि यहाँ पे तो लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा था। वहाँ से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के जरनल मुसलसल आके बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। लेकिन अब जब वो यूके में है, वो लंदन में है, उनका इलाज होना था, वो बाहर उनकी तस्वीर भी सामने आ गई जिसमें वो चाय भी पी रहे थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, उसमें थोड़े बेहतर लग रहे थे। तो अब सवाल तो बनता है कि जी अब रिपोर्ट्स उनकी जो है वो सामने रखी जाएँ ताकि वो वतन वापस आ सकें, क्योंकि वो अपनी भाई की उस इंश्योरेंस पे एक तरह से गए थे बाहर। तो जनाब ये मामला है, इसी हवाले से हम आपको ज़रा नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध भी हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि जी ये जाली रिपोर्ट्स थी, जाली रिपोर्ट्स पे लंदन भेजा गया मियाँ साहब को और तहकीकात का मुतालबा उन्होंने कर दिया है। आपका कमेंट चाहूँगा। पहले मैं वजाहत कर दूँ कि काबीना के अरकान का जो मेन फंक्शन होता है ये मैनेजमेंट का असूल है, चाहे वो एक कंपनी की मैनेजमेंट हो या वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना हो। आप अंदर बैठ के एक दूसरे से बहस करते हैं और तनकीद भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं किसी भी डिसीजन के सिलसिले में। एक दफ़ा जब फैसला हो जाता है तो इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन और बाहर निकल के आप उसको डिफेंड करते हैं, चाहे आप अंदर आपने कितनी भी मुखालफत की हो। अब ये पहली हुकूमत है जिसमें खुल के बाहर निकल के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। फवाद चौधरी साहब काबीना के रुकन हैं, वो एक आम मेंबर नहीं है या एक किसी और पार्टी के मेंबर नहीं है कि वो वज़ीर आज़म को ख़त लिख के और पब्लिक करें। उनको चाहिए तो पहले उनको चाहिए था कि वो जाके वज़ीर आज़म से बात करते और जो वो डिमांड कर रहे हैं ख़त में। जहाँ तक कंटेंट्स का ताल्लुक़ है कि जी ये उनको गलत तरीके से भेजा गया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, तो ये तो मेरा ख्याल है अगेन एक मज़ाक़ खेज़ चीज़ है। फैसला किसने किया? वफाकी काबीना ने। उसकी सरबराही कौन कर रहे थे? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं जो पब्लिक में भी आए कि वो वाकई उन्होंने तहकीक की है और उस तहकीक के नतीजे में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ शदीद अलील है और उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जो पंजाब की वज़ीर सेहत हैं उन्होंने बार बार कहा कि जी, और वो पब्लिक में उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। सो ये सब कुछ उन्होंने अपने होशो-हवास में हमने भी एग्जैक्टली अभी साहब से बात की कि जास्मिन राशिद साहिबा भी बार बार आके मीडिया से बात करती थी, वो खुद भी डॉक्टर है, उनकी तबीयत के हवाले से आगाह करती थी। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफरेंट है, उनको वहाँ पे गए हुए भी काफ़ी ऐसा हो गया है, वो वहाँ पे घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो उनकी पिक्चर जो एक तरह से लीक हुई इसमें उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, कॉफ़ी पी रहे थे। तो हाउ इनकी तबीयत कैसी है अभी? करेगा कि मियाँ नवाज शरीफ को कैसे बिहेव करना चाहिए। आपको याद होगा कि उनकी वाइफ के हवाले से बिल्कुल इसी तरह की मजाक किया जाता था कि जी वो तो बीमार ही नहीं है, और इतनी हद तक कि कुछ जो मुखालिफ पार्टी के लोग थे वो उस वार्ड के अंदर घुस गए तस्वीरें बनाने के लिए कि जी कुलसूम नवाज साहिबा, ये प्रूव करने के लिए कि वो बीमार नहीं। अब क्या इस मुल्क में मर के दिखाना पड़ता है कि जी हाँ हम बीमार थे? अगर किसी ने कह दिया और आपकी अपनी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह तय किया कि जी वो बीमार थे, अब वो कैसे बिहेव करते हैं? बैठ के चाय पीते हैं या नहीं चाय पीते हैं? ये कौन फैसला करेगा? ये तो मेरा ख्याल है ये तो मेरा हम इस किस्म की सोसाइटी पैदा कर रहे हैं जिसमें डिक्टेट किया जाए
कि अगर आप बीमार हैं, अगर मेरे पेट में दर्द है तो हर एक का लेकिन different, साहब एक reaction फवाद हो। चौधरी साहब का एक सवाल बड़ा जेन्युइन है कि जी आपकी जो रिपोर्ट्स यहाँ पंजाब में थी वो बाहर उनकी तस्दीक नहीं हुई, उन बाहर से कोई ऐसा डेटा नहीं भेजा गया, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी गई जिससे यहाँ वाली रिपोर्ट्स की तस्दीक होती हो, उसकी क्या वजह है? अगेन ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जब इसका कोर्ट ने फैसला किया, वफाकी काबीना ने फैसला किया, तो उसमें अगेन जिस तरह एसओपीज़ आजकल बड़े होते हैं, तो उसमें भी एसओपीज़ बताए गए थे कि सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की उसको मॉनिटर करेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की थी। क्या सूबाई हुकूमत ने वो रिपोर्ट्स मांगी रेगुलरली और क्या उनको रिपोर्ट्स नहीं मिली? हमने तो पिछले 4 महीने में, आपने भी नहीं सुना होगा कि जी कभी सूबाई हुकूमत में, कभी एक शहबाज गिल साहब ने बयान दे दिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑन अ फॉर्मल बेसिस, ऑन एन ऑफिशियल बेसिस, कभी चीफ मिनिस्टर की तरफ से या जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट या लेटर जाए या पब्लिक स्टेटमेंट जाए कि जी ये हमें रिपोर्ट्स पहुंचाई जाएं और आप जिस काम के लिए गए थे उसमें क्या प्रोग्रेस है, और अगर आप इम्प्रूव हो गए तो फिर इनका फर्ज बनता है। दूसरा ऑप्शन भी है पीटीआई की हुकूमत के पास, चाहे वो फेडरल हुकूमत है, वो चाहे सूबाई हुकूमत है। इन्वेस्टिगेशन जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो छोड़ें, उनको चाहिए, अगर वो समझते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है तो वो कोर्ट चले जाएँ। कोर्ट चले जाएँ, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब वक्त देने के लिए, और बड़ी मेरे ख्याल में सेर हासिल गुफ्तगू हो गई है मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत आपका मूड चेंज करते हैं, मईशत के हवाले से बात करिए। जब पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी तो हम भी खुश थे कि जब यहाँ पे कीमत कम होगी तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, अशिया खुरनोश की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि जब भी पेट्रोल की 1 या 2 रुपये भी कीमत बढ़ती है तो हमारी मार्केटों को आप रुख करें तो वो टमाटर जो आपको 20 में मिलते थे वो 40 में लग जाते हैं। और जब पूछते थे कि ये कीमत क्यों बढ़ी है तो कहा जाता था जी पिछों महंगी आ रही जी, किराया भी तो फिर देना पैंदा है ना। लेकिन अब शफात पेट्रोल की कीमत भी कम है, मतलब मजीद कम हो गई है, लेकिन चीज़ें तो जू की तू हैं। जी जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी मईशत पे उसका कोई इम्पैक्ट अभी तक सामने नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस प्रोडक्शन की लागत में किसी हद तक कमी आ गई है और दीगर अखराजात जो हैं वो भी कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ गई है। क्या वजह हो सकती है? ये जा रहा है एक वजह उसकी रुपए की कदर में जो कमी हुई है, क्योंकि डॉलर का आज का रेट तकरीबन 164 रुपये है, 154 था लॉकडाउन से पहले, तो शायद उस वजह से हो। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अब तक तकरीबन 36% कमी हो चुकी है और अब पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 7 रुपये 6 पैसे सस्ता किया गया है। लेकिन इसके असरात आम महंगाई को भी कम करने में नाकाम रहा है, बल्कि आम खाने पीने की अशिया जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अवाम जो है वो ये कह रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए टैक्सों में कमी का असर अवाम को मुंतकिल ही नहीं हो रहा। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशित मोहम्मद सोहेल साहब। बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा में वक्त दिया। सोहेल साहब बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कमी हुई है जिससे मुआशी बहरान के असर पाकिस्तान को सामना है, इसको कम करने में इसका क्या किरदार होगा? देखिए, पाकिस्तान आई थिंक बहुत कम ममालिक में ऐसा मुल्क है जिसने बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया है, क्योंकि दुनिया भर में जो रिसेशन चल रहा है और जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है, दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं उन्होंने तो पेट्रोल और डीजल पे कीमतें कम की हैं और टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, मगर पाकिस्तान में शायद अवामी प्रेशर था जिसकी वजह से कीमतें घटाई हैं। और जिस तरह अभी आपने बताया कि शायद वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है फूड प्राइसेस में, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेट्रोल से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल यूज़ होता है, नंबर 1। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शायद वो स्मूथनेस नहीं है जो लॉकडाउन से पहले होती थी, जिसकी वजह से शायद मार्केटों में जो फल सब्जियां पहुंचने में टाइम लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक मामला है कि जो पेरिशेबल आइटम है उसकी कीमत में कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। इसका एक वजह बताई जा रही है कि जी चूँकि जो रुपए की कदर है उसमें कमी हो गई है। ये रुपए की कदर का पेरिशेबल आइटम से ताल्लुक़ क्या बनता है, ये ज़रा समझा दीजिए।
नहीं, देखिए रुपए है से ताल्लुक पेरिशेबल आइटम का ज़्यादा तो नहीं बनता। अगर वो एक्सपोर्ट हो रही है तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आम एक्सपोर्ट भी होते हैं, लोकल कंजम्पशन भी है, तो अगर 160 से 164 हो गया है तो शायद जो फार्मर है जो आम उगा रहा है उसको एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है बनिस्बत लोकल के। तो जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट है वहाँ तो है, बट जो टमाटर आलू प्याज है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती। उसमें जो इशू है वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट की वीक कंट्रोल है, और एक और भी फेयर है जिसका इफेक्ट अभी नहीं आया, मगर वो अगर आएगा तो हो सकता है कि कीमतें फल सब्जियों की और बढ़ जाए। वो है लोकस अटैक। अगर उसकी वजह से फसलें खराब हुई तो फिर उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले महीनों में भी आ सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद माहिर मईशत हैं और बता रहे थे कि शायद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पेरिशेबल आइटम है यानी कि फल सब्जी वगैरह उनकी एक्सपोर्ट पे अब ज़्यादा ध्यान है क्योंकि रुपए की कदर कम हुई है, जिसकी वजह से शायद मुतवक्के तौर पे एक वजह हो सकती है कि सब्जियों और फलों की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये तो वही वाली बात होगी चीनी की, चीनी वाली बात होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली चीनी वाली बात होगी। खैर जी, आपके काम से इन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुतल्लिका इदारे और महकमे मनसूबाबंदी करके रिलीफ इक़दाम को यकीनी बनाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से दीगर अशिया में भी रिलीफ दिया जाए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। मुतल्लिका इदारे अवाम को रिलीफ देने के लिए मरबूत अंदाज में काम करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि PTI हुकूमत का हर कदम आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए उठ रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे, कहना था सरदार उस्मान बुज़दार का। तो जनाब ये हमने अभी तक आपके सामने एक मामला रखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जैसे कि मदिया ने अभी बताया कि जब वो 2 रुपये बढ़ती हैं तो पीछे चीज़ें 10 रुपये महंगा हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत में 36% कमी हो गई है तो मार्केट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब शफात ये वाली बात होगी ना, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है, पेट्रोल सस्ता होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल सस्ता होता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सस्ती हो रही है। हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। वो भी कल हमने मुर्गी की कीमत के हवाले से बात की। मुर्गी की कीमत आप देखें और मतलब इतने स्टॉक में मौजूद आटे के अगर हवाले से बात करें तो आटा भी महंगा होता जा रहा है। मतलब एक और अजीब काम हुआ है पेट्रोल की कीमत में कमी से कि पेट्रोल नायाब हो गया है, अब नहीं मिलता और कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पेट्रोल पंप्स के ऊपर अब आप देखें तवील लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि सप्लाई कम है और सप्लाई मतलब चूंकि लोगों में ऑब्वियसली जो इस वक्त कीमत है उसमें 7 रुपए कमी हो चुकी है, तो पंप मालिकान अपना नुकसान कम करने के लिए जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे सेल भी कम कर रहे हैं और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रहा है। शफात, कोई भी कीमत हो, कोई भी कीमत इसीलिए मुख्तस की जाए, एक खास मार्जिन होता है पेट्रोल मालिकान के लिए जो कि उनको मिल रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपने पेट्रोल पंप चलाने। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि जैसे ही 1 जून से रात 12 बजे बजते ही जैसे इतलाक इसका किया गया, बहुत सारे लोगों ने रुख किया पेट्रोल पंप्स का। लेकिन जब वो पेट्रोल पंप्स गए तो उन्होंने क्या देखा जनाब, पेट्रोल पंप्स तो बंद पड़े। लेकिन जब सुबह पेट्रोल पंप खुले तो वहाँ पे लोगों की लंबी कतार लगी और लंबी कतार जब लगी तो उसके बाद फिर बोला कि जी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, हमारे पास तो पेट्रोल ही मौजूद नहीं है। इसमें एक और भी प्रॉब्लम है ना कि लोग जो हैं वो जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं ये फिक्स्ड को मार्जिन नहीं देती, परसेंटेज पे देती है मार्जिन। तो जाहिर है जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो परसेंटेज की वजह से मुनाफा भी कम हो जाता है। तो पंप मालिकान जरा हाथ होला रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास पिछला स्टॉक पड़ा हुआ है। व्हाट ऑप्शन डू दे हैव शफात? ये पूरा महीना पेट्रोल की कीमत, ऐसा नहीं होगा कि जी बोलेंगे जी 5 जून से पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी तो उसके बाद इतने पेट्रोल पंप्स खोल लें। ये पूरा महीना पेट्रोल की कीमत यही रहेगी, तो कुछ भी कर लें आपको देना तो पड़ेगा पेट्रोल। यस जनाब, और कोशिश करें पंप मालिकान के मदीहा ने जो आपको मशवरा दिया है इस पे सख्ती से अमल करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कोविड-19 के हवाले से बात की, SOPs के हवाले से बात की। मैंने और शफात ने आपको बड़ी नसीहतें भी की कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखें। महंगाई के हवाले से हमने बात की। एक चीज़ जिसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका आपके मूड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है वो है मौसम। मौसम कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं बुरा हो रहा है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपको पता है मैं तो मौसम के बारे में आपको सही अपडेट नहीं दे सकती, तो हमने एक मौसमियाती बाबा जो है वो भी रखे हुए
हमारे शो में जो कि स्पेसिफिकली मौसम का हाल बताते, तो मैं जानती हूँ अच्छी खबर है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मौसमियाती बाबा, आदाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, जीती रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और हमारे सारे देखने वाले भी शाद रहें, आबाद रहें, ठीक ठाक रहें। महकमा मौसमियात ने उन्होंने एक सैयारा जो मसनूई सैयारा छोड़ा हुआ है, उसको इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने एक तस्वीर लॉन्च की है। ये पाकिस्तान की खूबसूरत सी तस्वीर है जिसमें पंजाब के मैदानी इलाकों में घने बादल नज़र आ रहे हैं और शुमाली पंजाब में भी बादल नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आज रात से लेके कल शाम तक, परसों शाम तक इनफैक्ट लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब ज़रा बात करते हैं जनाब बुहेर अरब की। तो यहाँ पे जो बुहेर अरब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारत में की जो है ना कोस्ट के साथ साथ एक बड़ा जो साइक्लोन है वो डेवलप हो रहा है। साइक्लोन का प्रेशर भी अच्छा खासा कम है, जिसका मतलब ये है कि ये साइक्लोन अब मज़ीद शिद्दत पकड़ रहा है। अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो ये साइक्लोन मुंबई का रुख करेगा और या ये भारतीय रियासत गुजरात का रुख करेगा। अगर ये गुजरात का रुख करता है तो इसका नतीजा ये होगा कि सिंध की साहिली पट्टी पर तेज़ बारिश होने की इम्कानात हैं, और अगर ये मुंबई का रुख करता है तो सिंध में बारिश के इम्कानात नहीं। अलबत्ता हवाएं बहुत अच्छी चलेंगी। मैं जो कराची में बारिश का इस हफ्ते अगले हफ्ते नो चांस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है। बूंदी बांदी बूंदी हो सकती है, हल्की फुल्की सी। जो सॉफ्टवेयर हमारा जनरेट कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि जनाब ये जो साइक्लोन है ये जाएगा सीधा मुंबई से टकराएगा और उसके बाद मेनलैंड इंडिया में जाके ये हल्की फुल्की उधम मचाएगा, लेकिन जो सिंध की साहिली पट्टी है वो इससे मुकम्मल तौर पे महफूज रहेगी। अलबत्ता थर के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। शफात, अब ये बताना कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में ये वो महीना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी आती है, फिर आगे सैलाब भी आने का सबब बनता है। बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है, और इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग ने ना तो कुछ काम अजीब कर दिया, और काम ये किया ग्लोबल वार्मिंग ने कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में, अगर हम उसका रुख करें तो वहाँ पे गर्मी की शिद्दत में बड़ी कमी कर दी है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ कि इस वक्त होना आम तौर पे इन इलाकों में यूजुअली गर्मी के दिनों में जो ये आप डार्क पैटर्न देख रहे हैं ये अप नॉर्थ होता है और बहुत तेज गर्मी पड़ती है पंजाब के मैदानी इलाकों में। लेकिन इस दफ़ा चूंकि गर्मी की शिद्दत में कमी है, इस वजह से गंदम की कटाई में काफ़ी देर हुई है, जिसकी वजह से जो मकई की फसल है, जिसको वहाँ पे ज्वार की फसल कहा जाता है, वो भी लेट हुई है और कई काश्तकारों को नुकसान हुआ। चलें शफात, ये तो भी बड़ा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौसम के हवाले से मुझे और जो बाकी जितने हमारे देखने वाले लोग हैं, सर आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मौसम के हवाले से तो हमने बात कर ली कि मौसम कैसा रहेगा। ज़रा अमेरिका के मौसम के हवाले से बात करते हैं, जो कि बिल्कुल इस वक्त अच्छा नहीं है। हम ज़रा सियासी मौसम के हवाले से बात करें। आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले जब स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड को एक अमरीकी कॉप ने किस तरीके से उसके गर्दन को अपने घुटनों में दबा के वो मुसलसल, और ये एक वहाँ से एक रिवायत भी बन चुकी, बहुत सारी पिछले दिनों में वीडियोस भी शेयर हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कॉप है, जो वहाँ पे स्याह फार्म जो लोग हैं उनको जब टॉर्चर करने की बात आती है, अगर वही कोई अमेरिकन या कोई गोरा रेड नेक कर रहा हो तो उनको थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है, लेकिन ये फंस जाते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अमेरिका में जो बदअमनी है इसके खात्मे के लिए ट्रंप ने फौरी सदारती एक्शन लिया है और साथ में अमन अमान फौरी बहाल करने के लिए फौज को मुतहरिक करने का भी साथ में ऐलान कर दिया है। गवर्नर्स और मेयर्स को लाकानून के खात्मे के लिए उन्होंने बोला है कि फौज वहाँ पे तैनात की जाए। जी जनाब, इंसरेक्शन एक्ट 213 साल पुराना है और 213 साल में पहली मर्तबा ये एक्ट पूरे अमेरिका में नाफिज कर दिया गया है। नेशनल गार्ड्स जो कि गवर्नर्स के मातहत होते हैं वो इस एक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर फौज को बुलवाया जाता है और फौज को बलवाइयों से को कंट्रोल करने का कहा जाता है तो फौज बलवाइयों को पकड़ नहीं सकती, वो उन पे FIR नहीं कर सकती, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती,
ये एक बड़ा कानूनी सुकम है। क्योंकि नेशनल गार्ड्स के होते हुए फौज को अगर ये कॉल देना, क्योंकि मुसलसल इस हवाले से बात करें तो इसका मतलब है कि सूरत हाल और सिचुएशन बिल्कुल आपके हाथ से कंट्रोल में निकल गई है, जिसकी वजह से आप नेशनल गार्ड्स के होते हुए ऑलमोस्ट मार्शल लॉ, बट इट्स नॉट मार्शल लॉ। लेकिन सूरत हाल कल जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खिताब कर रहे थे और उन्होंने जब अपने खिताब में कहा कि वो फौज को बुला सकते हैं, तो उस वक्त भी बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी और जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन इस हवाले से नाराज नहीं, उन्होंने आके मुजाहिरीन से कोई ऐसी बात नहीं की। जो वहाँ पे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, जो जर्नलिस्ट मौजूद थे, वो काफ़ी ज़्यादा खफा थे कि जब सदर ट्रंप आए हैं तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब ही नहीं लिया, सवाल का जवाब का उन्होंने कोई सवाल ही वहाँ पर नहीं लिया। व्हाइट हाउस के अतराफ के उसके बाद दौरे पर भी निकल गए, फिर वहाँ पर एक जो चर्च है जो कि बंद खड़ा है, वहाँ पर उन्होंने रुक के ज़रा फोटोग्राफी अपना फोटो सेशन भी करवाया। और व्हाइट हाउस के बाहर जो मुजाहिरीन हैं उस पर अमरीकी पुलिस और नेशनल गार्ड जिनके वाले से हम बात कर रहे हैं वो टूट पड़े। उन्होंने इन पे आंसू गैस की शेलिंग भी की, रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया और जो एहतजाज है वो इस तरीके से वहाँ पे ख़त्म करवा दिया। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार हुए हैं और मुजाहिरीन की जानिब से भी अब अपने मुजाहिरों में तशद्दुद का अंसर सामने आ रहा है और जलाओ, घेराव, लूटिंग की बहुत सारी वारदातें अब देखने में आ रही हैं, जहां पे लोगों का एक हजूम किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉपिंग आर्केड में, किसी दुकान में, दफ्तर में घुस के तोड़फोड़ कर रहा है, पुलिस की गाड़ियों को जला रहा है। और अब तकरीबन पूरे अमेरिका में जो मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस से जो मुजाहरा, जो वाक़या शुरू हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का, उसके बाद से ये मामला अब पूरे अमेरिका में बिल्कुल चपात और 26 स्टेट से ज़्यादा जो है वहाँ पर ये मुजाहरे जारी हैं और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। इसीलिए हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात की है कि नेशनल गार्ड्स के होते भी फ़ौज को कॉल किया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि जॉर्ज फ्लॉयड को जो है जस्टिस ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, क्योंकि मुजाहिरीन से किसी किस्म की बात नहीं की जा रही है, उन पर लाठी बरसाई जा रही है, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। तो ये हाँ काफ़ी ज़्यादा वैसे कल अपने जो बाइडेन की अगर आपने वो उनका खिताब सुना हो तो वो कह रहे हैं कि जी मैं ऐसा एक लॉ लाऊंगा जिसमें पुलिस जो है वो सीने पे फायर नहीं करेगी, वो टांग में फायर करेगी। तो लोगों ने इसको एक लोगो बना लिया, डेमोक्रेट्स विल फायर यू इन द लेग इंस्टेड ऑफ योर हार्ट। तो खैर अमेरिका की सूरत हाल हम दुआ गो है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो महफूज रहें और ये मामला जल्द अज जल्द सेटल हो जाए। शफात, ये रेसिज्म अमेरिका में नहीं है, ये रेसिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पैदर पे नाकामियों का सदमे वहाँ पे दिल्ली सरकार फिर अपने औचर अटकंडों पर उतर आई है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को नापसंदीदा करार दे दिया है और दोनों पाकिस्तानियों को 24 घंटे के दौरान भारत छोड़ने का भी हुक्म। ये कल हमने खबर आपके सामने शेयर की। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि जिन 2 अफराद को नापसंदीदा करार दिया गया है वो सफारतकार नहीं है। वैसे अगर बचकाना जहनियत का कभी वर्ल्ड कप हो तो उसमें भारतीय मीडिया इंशाल्लाह जीत जाएगा और वो चीख के बातें करने वाले, चीख किसी कोई मसला हो जाए, टिड्डी आ जाए उनके मुल्क में, कोई जो है ऐसी कोई बंदा केले के छिलके में फिसल के गिर जाए, उनको फौरन पाकिस्तान याद आ जाए। तो उनकी कॉमेडियन भी है और आजकल उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है कि भारतीय मीडिया शुरू होता है पाकिस्तान से और रात 12 बजे ख़त्म भी उसी पे होता है। कल शेख रशीद साहब भारतीय मीडिया के एक चैनल पे मौजूद थे और उन्होंने बड़ा वावा आईना दिखाया जी उनको। बिल्कुल जी, भारतीय चैनल को इंटरव्यू में शेख रशीद ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के एहलकारों की बेदखली पर भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भारत ने लद्दाख में चीन के हाथों पहुंचने वाली शर्मिंदगी को कम करने के लिए ये इकदाम उठाया है। भारतीय इकदाम गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। गैर आईनी, गैर कानूनी और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुरतबा उसूलों के खिलाफ है और हिंदुस्तान अपने जो मलामत उसको लद्दाख में और जो उसको नुकसान पहुंचा है लद्दाख में चीन के साथ और उसका मोराल बेहतर करने के लिए और उस जगह से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया है
और यकीनन ये काबिल तहसीन नहीं है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब तो शफात बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई एक मासूम कबूतर, वो जस्टिस फॉर पिजन, वो भी इनका हैशटैग शुरू हो गया था कि मासूम कबूतर को जो है वो आज़ाद किया जाए। ये टेढ़ी अर्नब गोस्वामी के मतलब खैर वो जब भी कोई बात करते हैं काफ़ी कॉमेडी बात ही करते हैं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टेढ़ियों पे अपनी पूरी फिलॉसफी झाड़ी, That was hilarious. मैं वैसे दाद देता हूँ। आप जेलस तो नहीं होगी कि स्टैंड अप कॉमेडियन में उनको आगे आना चाहिए? नहीं, मैं दाद देना चाहूँगा उस चैनल में काम करने वाले लोगों को कि वहाँ अर्नब गोस्वामी खुला हुआ होता है और उसके बावजूद वो फिर रहे होते हैं। बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो टिड्डी को पाकिस्तान का एजेंट बना देते हैं, कबूतर को पाकिस्तान का एजेंट बना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लहजे की तलखी कभी कम नहीं होती और उसकी शर्मिंदगी भी नहीं होती। खैर जनाब, ये जो मीडिया के जरिए उनकी आवाम में जो जहर घोला जा रहा है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है भारत में रहने वाले मुसलमानों को। और अब जब रेसिज्म वाली बात ना जो हम अमेरिका की बात करते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली जनाब, और भारत में रहने वाले अब जो मुसलमान हैं उनको एक कटर जहनियत का सामना करना पड़ता है और उस जहनियत ने इंसानियत भुला दी। बिल्कुल शफात, एक वीडियो सामने आई और ये वीडियो थी नागपुर के सरकारी अस्पताल की हिंदू इंतहा पसंद, जिसमें डॉक्टर जो हैं वो मुसलसल ये कह रही हैं कि कोरोना के मुसलमान मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन देना होगा। इस कोविड-19 की वजह से जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और लोग जहाँ पे अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी वो अनसर्टन हो गए हुए हैं, वहाँ पे जहाँ लोगों को खुदा याद आ गया, वहाँ पर जो इंडिया में हिंदू इंतहा पसंद जो जमातें हैं, जो सोच वाले लोग हैं, वो अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। उनका क्या ये क्या डिस्कशन हो रही थी, आपको ये सुनवाते हैं ज़रा। और कहा जाता है ना कि मसीहाओं का कोई, अगर उन्हीं की लैंग्वेज में बात करें, कोई धर्म नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, लेकिन किस तरीके से ये डॉक्टर कोविड-19 का पेशेंट जो कि मुसलमान है उसके लिए मजीद ये कह रही है कि इसको इंजेक्शन लगाया जाए कोरोना का। तो ये कहाँ की इंसानियत है? और ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ अमेरिका में हम रेसिज्म की बात करें, दुनिया क्यों इस रेसिज्म के हवाले से बात नहीं करती जो कि इंडिया में मुसलसल पनपती जा रही है। जो मोदी के मोस्टली सपोर्टर्स हैं, हमने उनमें देखा है शफात कि एक तो इंसानियत की कमी तो है ही है, क्योंकि हम मकबूजा कश्मीर में भी देख रहे हैं, मकबूजा वादियाँ भी देख रहे हैं, लेकिन अब कोविड को लेके भी ये रवैया उनका सामने आ गया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें कि कौमी असम्बली के ज़िला कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले MNA मुनीर औरकज़ई, जो कि कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से शफायाब हुए थे, वो इंतकाल कर गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई जो कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले कौमी असम्बली के सेशन से पहले सेहतयाब हुए थे कोरोना वायरस से, वो अब इंतकाल कर गए हैं और उनकी नमाज जनाजा 3 बजे उनके आबाई इलाके में अदा की जाएगी। और हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि इस कोविड-19 की, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, तो एक तो एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा हमारे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की ज़मीन मौसमी फलों की पैदावार के लिहाज से कुदरती तौर पर काफ़ी माला माल है। सर्दियों में जहाँ सरगोदा और हरीपुर के इलाके का माल्टा काफ़ी जो पैदा करता है, वहीं गर्मियों में सिंध और जनूबी पंजाब से कई इकसाम का आम तैयार होकर मार्केट में आ जाता है। चमन की बात करें तो चमन में अंगूर मार्केट की रौनक बनते हैं और ये मुख्तलिफ शहरों की जो सौगात हैं वो उन जिस टाइम में ये सौगात आती हैं, फल आते हैं, इन तमाम तर फलों में उन तमाम तर बीमारियों का इलाज भी होता है जो कि मौसमियाती होते हैं। इसी वजह से एक बड़ी कुदरत का रीज़न है कि ये फल उस मौसम में आते हैं। जी जनाब, और आजकल आए हुए हैं आम और साथ में तो केले तो खैर वैसे साल के सारा साल होते हैं, साथ ही आड़ू आए हुए हैं, जिसको एक होता है अलूचा, जिसको आप लोग आलू बुखारा कहते हैं, मैं अलूचा कहता हूँ, मेरी मर्जी है। और वो भी आजकल आए हुए हैं, लेकिन अलूचे में भी एक तो होता है लाल छोटा अलूचा जो कि चेरी की नस्ल से है, और एक होता है बड़ा कोयटे का अलूचा जो काले कलर का होता है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर वेट कर रहे हैं जी उसका भी कि वो भी जल्द है। इनका फ़ायदा क्या है?
एग्जैक्टली क्योंकि हम बात इम्यूनिटी की कर रहे हैं। यस, ये इम्यूनिटी फायदा- आपकी, हाँ। फ़ायदा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनको शामिल गुफ्तगू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिल्कीस साहब आप ये बताइएगा कि आम भी है, तरबूज भी है, आड़ू भी है मार्केट में, तो हम क्या करें? वालेकुम अस्सलाम जी। इन सब का इस्तेमाल करें ताकि ये जो हमें इम्यूनिटी मिल सके और हम अपने जो अब एकदम से गर्मियाँ आ गई हैं उनका मुकाबला कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्योंकि अभी कोविड-19 है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, हम इन फलों का इस्तेमाल करते हुए अपनी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? ख़ुसूसी तौर पे हमारे वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं, वो कौन से फलों का इस्तेमाल करें? अच्छा देखें, सबसे बेहतरीन जो इस मौसम में फल आए हुए ना, जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया था, वो है खुबानी। खुबानी और आम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके इस्तेमाल करके हम इस जो बीमारी है इससे लड़ने में ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगा, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और खुबानी का कलर और आम का कलर आप देख लें एक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की मिक़दार बहुत अच्छी है। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपनी ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं बल्कि जो ये कोविड के लिए जो हमें विटामिन की नीड होती है वो भी हमें इससे मिल सकती है। सही। अच्छा, अब एक मुझे ये बात बताइएगा कि आम लोगों का ये ज़्यादातर अजम्पशन ये होती है कि जो तुर्श फल है उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। तो आम की जो तुर्श इकसाम है जैसे सफ़ेद चौंसा है या दीगर इकसाम है, तो क्या उसमें कोई हकीकत है कि वो वाला आम खाएं तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा है और ये वाला जैसे सिंदड़ी आया हुआ है मार्केट में तो उसको खाएं तो उसमें जो है विटामिन सी कम? नहीं, देखिए मोर और लेस सब में विटामिन सी होता है और कम ज़्यादा नहीं। हर आम में विटामिन सी, अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू देखा जाए तो हर आम में जो है विटामिन सी होता है। कम ज़्यादा की बात ही, हमें विटामिन सी सिर्फ आम से नहीं, हमें बंद गोभी से भी मिल सकता है, हमें हरी मिर्चों से भी मिल सकता है। और जो लोगों का गला तुर्श से ख़राब होता है तो उनके लिए तो ये बेहतरीन ज़रिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें। और एक और के जो खुबानी होती है, जो ऑरेंज कलर की खुबानी होती है, कम मीठी होती है और तुर्श भी इतनी नहीं होती, उसमें भी विटामिन सी का कंटेंट बहुत है। अच्छा, ये जो आम की अगर हम बात करें तो क्योंकि आम मीठे होते हैं तो बहुत सारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं हम उनको दे ही नहीं सकते, इसका एंटीडोट क्या है? अच्छा देखिए, आम अब जब डायबिटिक की बात आती है ना तो फिर अपने डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि उसमें वेरी करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि रॉ यानी कि कैरी के जैसे लौंजी बनाई जाती है ना घरों में, जी जी, वो भी करके कर सकते हैं। और अगर आप आम का आम मैंगो शेक बना रहे हैं तो उसका छिलका जरूर इस्तेमाल करें और इतना जितना आपको डॉक्टर की तरफ से बहुत इस वाले से बात की जाती है। जी, जामुन अभी आया नहीं है ना, तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं, वो भी एंटीडोट। अच्छा, अब एक और चीज़ आखिरी रह गया जनाब, लोकाट जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है, हमारे पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा खूबसूरत फल है। लोकाट के हवाले से बताइएगा, उसकी ग़िज़ाई वैल्यू क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ऑरेंज और येलो कलर है ना, अल्लाह गफूर रहीम ने सब में विटामिन ए, विटामिन सी रखा है। ठीक है, मोर और लेस किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, जूस ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। लोकाट का इस्तेमाल भी जो है ना, लेकिन दोपहर में करना चाहिए। सारी चीजें ना रात को जरा हैवी हो जाती है। बल्कि साहब बड़े छोटे टाइम के लिए लीची भी आती है, उसके क्या फवायद है? लीची भी आपको जो है फाइबर भी देता है, आपको पानी का कंटेंट भी देता है। ये सारी चीजें अल्लाह गफूर रहीम ने जो रखी है ना, ये नेचुरल ओआरएस है। जैसे फल से हैं वो भी नेचुरल ओआरएस है। आपकी देखिए, कभी हमें ना सॉल्ट को बॉडी में रिटेन करने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला आजकल के दिनों में, क्योंकि वक्त बड़ा कम है, वो एलर्जी है। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी के इश्यूज हो रहे हैं। फलों से क्या फायदा हासिल किया जा सकता है वो लोग जो कि एलर्जिक हैं? देखिए, अब अगर वो फलों से एलर्जिक नहीं तो फल विटामिन सी और विटामिन ए, डी और कॉपर हर चीज का वो है तो वो खा सकते हैं। ठीक है, और बहुत रेयर होते हैं जिनको किसी भी फ्रूट से एलर्जी हो सकता है। तो बजाय कि आप ग़िज़ाओं में नहीं जाना चाहते तो आप मतलब कि बाद लोग हर्ब्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप जो है फिर फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप फल इस्तेमाल करने के बाद एक लौंग जरूर चबा लिया करें। अगर आपको फल से एलर्जी है तो लौंग आपकी मदद करेगा। सारे फल का यकीन करें मजा किरकिरा हो जाना है। मैं फल आम मीठा आम खाने के बाद अगर लौंग रख लूंगा मैं, क्योंकि आम की वजह लस्सी पी जाती है। बहुत शुक्रिया जी।
हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया जी, बिल्की साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम ज़रा फलों के हवाले कर रहे थे क्योंकि अभी ज़रूरत है अपनी, हमारी, आप तमाम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की। मिर्च मसाले कम खाएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी ज़रूर हो कि आप कोविड-19 से फाइट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।